नमस्कार दोस्तों, समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम जो अपन भौतिक प्रदेश चल रहे थे उसमें से अपन पश्चिमी मरुस्थल का भाग लेंगे। आपको कैसे क्या यहाँ पे क्या क्या है, क्या स्थित है, उनके बारे में सब आपको बताऊंगा मैं। पहले क्या टॉपिक है अपना? भौतिक प्रदेश। क्या है भौतिक प्रदेश? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में आप है ना थोड़ा सा बेसिक समझो किस तरह से अपने भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया। तो आप ध्यान रखना कि पहले पहले कैसे कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया और वो करने वाला कौन था? ध्यान रखना, जो वर्गीकरण करने वाला था एच.एम. कौन थे? एच.एम. सक्सेना। एच.एम. सक्सेना। एच.एम. सक्सेना ने इसका वर्गीकरण कब किया गया था? तो ध्यान रखना, इसका वर्गीकरण पूछे तो कब किया था? तो ये वर्गीकरण 1994 में किया था। कब किया गया था? इसका वर्गीकरण 1994 में किया गया था। किसका? राजस्थान का। जो वर्गीकरण कितने में कब किसने किया था? एच.एम. सक्सेना ने किया था, 1994 में किया था। इन्होंने क्या किया? इसका वर्गीकरण में 4 भागों में किया। कितने भागों में किया वर्गीकरण? ये वर्गीकरण 4 भागों में। 4 कितने भाग में किया गया? 4 भागों में किया। 4 भाग कैसे बताए इन्होंने? अपन राजस्थान के नक्शे के द्वारा मैं समझाता हूं। ये अपना राजस्थान है। कौन सा? ये अपना राजस्थान है। ये अपना राजस्थान है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा। ये ध्यान रखना, इस भाग को अपन छोटा सा है जो शुष्क प्रदेश है, और जो अपने ये मरुस्थलीय भाग है। कौन सा है? ये अपना मरुस्थलीय भाग जो पश्चिमी मरुस्थल है। और ऐसे भाग कैसे किया गया? और ये अपना अरावली की पहाड़ी कैसी है? ये अरावली की पहाड़ियां। और जो अपने ये अरावली की पहाड़ियां और ये पूरी मैदानी भाग है। कैसा है? ये पूरी मैदानी भाग है। और ये निचले वाला भाग है जो अपन को ये नीचे वाला भाग है जो दक्षिणी पश्चिमी का पठार है। कैसा है? ये दक्षिणी पश्चिमी पठार है। कैसे? तो आप ध्यान रखना, ये जो अपन ध्यान रखना है, ये 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। क्या? 50 सेंटीमीटर। ये दो भागों में इन्होंने मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया। तो ध्यान रखना, जो ऊपर का जो सिरा अपना जो उत्तर पूर्वी से लगाकर जो अपने दक्षिणी पश्चिम में भाग आया हुआ है, ये मरुस्थलीय भाग है। कैसा है? ये मरुस्थलीय भाग है। कैसा भाग आया हुआ है? ये मरुस्थलीय भाग है। ये देखो, ये भाग कौन सा अपना? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, ये भाग पश्चिमी मरुस्थल का है। और जो अपना ये भाग आया है, ये भाग अपना अरावली का है। किसका है ये? अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतीय प्रदेश।
किसके अनुसार? एच.एम. सक्सेना के अनुसार, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और जो ये भाग अपना आया हुआ है ये पूर्वी मैदानी भाग, कैसा है ये? पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो अपने बीच में जो बच गया, जो अपने उत्तरी पूर्वी भाग, जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, जो अपन क्या है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, आप पठारी प्रदेश भी बोल सकते हो और यह आप हाड़ौती प्रदेश भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एच.एम. सक्सेना के अनुसार इन्होंने 4 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने बांटा। तो ध्यान रखना कि जो भौतिक प्रदेश है, जैसे मैदानी भाग है और पठारी भाग है, जैसे कि आप ध्यान रखना सक्सेना ने बात बताए थे, जब वर्गीकरण किया गया तो बताया 4 भाग और बताए। कितने भाग बताए? 4 भाग और बताए, जिसमें ध्यान रखना 4 जो अपने जो भाग बताए गए थे, वर्गीकरण किया गया तो जो 4 भाग बताए थे उसके अंतर्गत किस तरह से मैदान थे, पठार कैसे थे, निम्न भूमि कैसी थी, पर्वत श्रृंखला कैसी थी, उच्च पर्वत श्रृंखला, ऐसे करके भाग बताए गए। तो आप ध्यान रखना, नोट करके ये नोट कर लो, आपको प्रश्न पूछा जाए तो नोट में ध्यान रखना ये 5 भाग दे रखे। कितने भाग दे रखे? 5 भाग। 5 भाग देखना, तो 5 भाग ध्यान रखना कौन कौन से अपने 5 भाग? 5 भाग देखना। पहला भाग दे रखा है मैदानी प्रदेश, कैसा है ये? मैदानी। जो मैदानी है, जो 51% है, कितना बताया था इन्होंने? 51% मैदानी भाग बता रखा। और फिर बाद में जो पठारी भाग है, जो पठारी है ये कितना परसेंट है? ये 31% है। कितना है ये? 31%। और जो अपने जो निम्न भूमि बता रखी है, जो निम्न भूमि है, निम्न भूमि है वो 11% बता रखी। और जो अपना चौथा है जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला का भाग है तो वो 6% है। कितना है ये? 6% का है। तो 6% का है। और अपना जो 5वां भाग है जो उच्च, क्या है ये? उच्च पर्वत श्रृंखला, उच्च पर्वत श्रृंखला है, ये मात्र 1% है। कितना है ये? मात्र 1% है। आपको यहाँ से अपने जो एच.एम. सक्सेना के द्वारा जो भाग बताए गए थे उसके आधार पर उन्होंने भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया और किस तरह से उन्होंने बांटा था उस तरह से उन्होंने बताया है। तो अपन ध्यान रखना, अपना जो पहला भाग कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। जो चैप्टर अपना पढ़ाया जाएगा वो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत किस तरह से अपन हुए थे कि मतलब कैसे मरुस्थल में के अंतर्गत जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, जो पश्चिमी मरुस्थल था उसको किस तरह से बताते? एक बार और नक्शा दे। ये राजस्थान, एक मिनट, ये राजस्थान है। तो राजस्थान ध्यान रखना, ये अपना जो मरुस्थलीय भाग है, ये पर्वतीय जो अरावली का है, और जो अपना ये भाग बचा है जो वो अलग अलग भाग, जो अपने इसका ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले कि भौतिक प्रदेश जो पश्चिमी मरुस्थल है, ये पश्चिमी मरुस्थल का अगर आपको क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले कि क्षेत्रफल, ध्यान रखना अपन चैप्टर इसका पूछेंगे, तो क्षेत्रफल ध्यान रखना,
क्षेत्रफल कितना है, मात्र ध्यान रखना 61.11%। कितना है, 61.11%। जो अरावली का पूछ ले तो अरावली ध्यान रखना, जो अरावली है, अरावली पर्वतीय का ध्यान रखना, क्षेत्रफल पूछ ले तो ये कितना है, 23%। कितना है ये, 23%। और अगर आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी है, मैदानी भाग का पूछे तो ध्यान रखना इसमें कितना परसेंट है, मैदानी भाग है अपना कितना है, अरावली पर्वतीय प्रदेश 23%। जो मैदानी प्रदेश है, जो अपने यहाँ पे जो को परसेंट पूछा जाएंगे तो ध्यान रखना ये 9%। कितना है, थोड़ा देखना, ये थोड़ा पूरी मैदानी प्रदेश और अपना जो क्षेत्रफल है यहाँ का पूछे तो 23%। कितना है ये, 23%। और ये 9%। कितना है, 9। कितना है, 9% है। जो अपने दक्षिणी पूरी पठारी है, प्रदेश है, इनका परसेंट क्षेत्रफल पूछे आपको तो क्षेत्रफल आपको क्या बताना है, 7.49% है। कितना है, 7 और अगर यहाँ की जनसंख्या पूछ ले तो जनसंख्या याद रखना 40% यहाँ जनसंख्या निवास कर रही है। और अरावली में ध्यान रखना जनसंख्या 10% है। और पूरी मैदानी प्रदेश में अगर आपको क्षेत्रफल तो ये है और जनसंख्या पूछे, क्या पूछे तो जनसंख्या ध्यान रखना 39%। कितनी है ये, 39% है। और क्षेत्रफल यहाँ था तो क्षेत्रफल ध्यान रखना, यहाँ जनसंख्या पूछ ले किसकी, दक्षिणी पूरी पठार की, तो ध्यान रखना यहाँ पे मैदानी प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे मात्र 11%। कितनी है ये, 11%। तो यहाँ का ध्यान रखना, अपने जो चैप्टर थे इसके अंतर्गत अपना अरावली जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूं। अपन चैप्टर कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल। टॉपिक डालो आप, पश्चिमी मरुस्थल। क्या है, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल है ये अपन चैप्टर क्या पढ़ेंगे इसमें, तो ध्यान रखना ये हिस्सा पश्चिमी मरुस्थल का जो हिस्सा है, हिस्सा देखना, ये हिस्सा ग्रेट पोली, क्या है, ग्रेट पोली आर्कटिक टिक या सारा का मरुस्थल। कैसा है ये, सारा का मरुस्थल, सारा का मरुस्थल भी कहते हैं, क्यों पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र है जो सारा का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना जो ग्रेट पोली आर्टिकल, ये आर्टिक है जो अफ्रीका का भाग, किसका है ये, अफ्रीका। ये किसका भाग था, ये अफ्रीका का भाग है। जो थार का जो सारा का मरुस्थल है कहाँ स्थित है, ये सारा का मरुस्थल अपने कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। तो आपको प्रश्न कैसे आएंगे, तो प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे जाएंगे जो ग्रेट पोली आर्टिक है किस मरुस्थल में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना ये पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है। कहाँ है ये, पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है। फिर आपको यहाँ से पूछे जाएंगे जो ग्रेट पोली आर्टिक है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, फोर्थ, इस आर्टिकल के अंतर्गत आपको पूछेंगे कि कैसे क्या प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट, जैसे ग्रेट पोली आर्टिक सारा का मरुस्थल है, ये अपने राजस्थान का
राजस्थान के वनों के आधार, क्या है ये, वनों के आधार पर वर्गीकरण करता है। किसके आधार पर वर्गीकरण करता है? किसके आधार पर, वनों के आधार पर। और अब ये अब यहां थार का मरुस्थल, थार का ये मरुस्थल, थार का मरुस्थल है जो ग्रेट पोली आर्टिक है, जो ग्रेट पोली आर्टिक है, इसके अंतर्गत भारत में, किसके अंतर्गत, जो भारत में जो थार का मरुस्थल है, भारत में जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है, इनको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तो ध्यान रखना, एक भाग तो भारत का ही है, एक भाग तो सेम भारत का है, और दूसरा है पाकिस्तान। किसका है, पाकिस्तान। दूसरा भाग किसका है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में कैसे, जो पाकिस्तान जो अपने भारत है, भारत में इसे थार का मरुस्थल, क्या बोलते हैं इसको, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल बोलते हैं। और पाकिस्तान में इसे क्या बोलते हैं, चेकिस्तान। क्या बोलते हैं इसको, चेकिस्तान के, चेकिस्तान। जो थार का, भारत में जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे 80% है। कितना है ये, 80% है। और चेकिस्तान है, जो पाकिस्तान में चेकिस्तान के नाम से थार के मरुस्थल को जाना जाता है, ये 20% है। कितना है ये, 20% है। कितना है ये, 20% का भाग है अपने यहाँ पे। तो अपन ध्यान रखना, जो थार का मरुस्थल था, जो थार का मरुस्थल, चार, जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत भारत के, किसके, भारत के 4 राज्य का विस्तार है। कितने राज्यों का, भारत के 4 राज्यों का विस्तार है, 4 राज्यों का विस्तार है। कौन कौन से राज्य हैं, वो राज्य ध्यान रखना। पहले नंबर पे कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे गुजरात, गुजरात में भी मरुस्थल है। क्या है, गुजरात है। फिर राजस्थान, फिर है राजस्थान, पंजाब, पंजाब और हरियाणा। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि इसमें से कौन सा राज्य, इसमें कौन सा शामिल नहीं है जो मरुस्थल स्थित नहीं है, तो आप ध्यान रखना, तो विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में, राजस्थान पंजाब में यहाँ पे थार का मरुस्थल स्थित है। जो अपने राजस्थान में, ध्यान रखना, जो अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल है ना, ये कितना परसेंट है, परसेंट ध्यान रखना, करीबन 60% यहाँ पे थार का मरुस्थल स्थित है। कितना, 60% करीबन थार का मरुस्थल यहाँ पे स्थित है। सही ना। तो यहाँ पे जो राजस्थान की बात है, जो राजस्थान के अंतर्गत चैप्टर के अनुसार अपन पढ़ते जाएंगे, उसमें से कैसे प्रश्न आते हैं मैं आपको उसकी थ्योरी भी बताता रहूंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है। फिर ध्यान रखना, जो अपने राजस्थान है, जो राजस्थान में थार का मरुस्थल के कितने जिले आते हैं, जो थार के मरुस्थल के जिले कितने हैं, राजस्थान में थार का मरुस्थल, राजस्थान में थार के मरुस्थल के जिले कितने जिले आते हैं, इसमें टोटल 16 जिले आते हैं। कितने आते हैं जिले, 16 जिले आते हैं।
पहले 16 आया करते थे, तो ध्यान रखना कभी 15 भी, क्योंकि उसमें अनूपगढ़ जिला था, उसको शामिल कर रखा है, उसको हटा दिया गया है। तो आप ध्यान रखना 16 आते हैं, प्रथम 16, फिर बाद में 15। तो ध्यान रखना जो है कितने आते हैं, ये 16 आते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले ध्यान रखना, तो पहले नंबर पे जिले कौन कौन से आते हैं, तो जैसलमेर है, क्या आता है, जैसलमेर है, हार के मरुस्थल के अंतर्गत जैसलमेर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा, बीकानेर, गंगानगर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, गंगानगर, फलोदी, फलोदी है, फलोदी, चूरू, क्या है, चूरू, चूरू है, सीकर, चूरू, सीकर, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू, झुंझुनू, और कौन से, चूरू आगे, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन है, नागौर हो गया, डीडवाना, कुचामन है, पाली है, पाली, पाली के बाद में जालोर, पाली, जालोर, ये जिले समथिंग अपने कहां पे आते हैं, थार के मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना जो अपने जो सिरोही है, जो सिरोही जिला है, जो 16 बता रहे हैं, जो सिरोही है, ऐसे 17 जिले हो जाते, पर सिरोही है, सिरोही तो सिरोही थार का मरुस्थल, सिरोही है, थार के मरुस्थल का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिरोही को भी थार के मरुस्थल में डाल देते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पे सिरोही है जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये रेगिस्तान का भाग नहीं है। तो आप ध्यान रखना कोई भी है ना इसमें पूछ ले, तो यहाँ पे कोई ऐसे भाग है वो नहीं आते हैं। अगर आप ध्यान रखें तो अगला इसके अवशेष पूछे, क्या पूछे, अवशेष, किसके, थार के मरुस्थल के अवशेष प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए थे, अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष है जो कौन सा है, ये 33 सागर से, कहां से मिले, ये 33 सागर से मिले, इसका प्रमाण मिले, प्रमाण कहां से है, प्रमाण देखने को मिले हैं, जैसे देखा जाए जो खारे पानी की जो जिले हैं, खारे पानी की झीलों का बनना, झीलों का बनना, जैसे पेट्रोल है, कोयला एवं पेट्रोल, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ
पदार्थों का बढ़ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी ये 33 सागर से संबंधित है कि यहाँ पे कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों का भी बढ़ना है। अवसादी चट्टानों का बढ़ना, अवसादी चट्टानों का बनना, अवसादी जो चट्टाने हैं यहाँ पे बनना ये भी है। जैसे समुद्र, समुद्र जो समुद्र है, समुद्र के जो भाग हैं, जो समुद्र के आधार पर जो समुद्री जो वनस्पति है उनका भी जो बनता है, जो अवशेष पाए जाते हैं, यानी समुद्र वनस्पति के भी अवशेष, वनस्पति के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? 33 सागर से प्राप्त हुए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहां से थार के मरुस्थल में सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है कि भाई क्या क्या यहाँ से मिलता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है, थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल ध्यान रखना कितना अपना यहाँ का 61.11%, यानी यह आपको पूछ देता है 2/3 भाग। क्या पूछेगा? 2/3 भाग में ये फैला हुआ है। कितने भाग में फैला हुआ है? ये 2/3 भाग में ये मरुस्थल फैला हुआ है। अगर आपको पूछे इसकी जनसंख्या, क्या पूछेगा कि जनसंख्या क्या है, तो इनकी जनसंख्या बताना आपको। जनसंख्या कितनी है? 40% जनसंख्या मरुस्थल में स्थित है। और अगर आपको यहाँ पे पूछे कि इसकी मिट्टी, मिट्टी कैसी है, क्या पूछे कि मिट्टी पूछे, तो मिट्टी याद रखना यह बलुए मिट्टी है। कैसी है? बलुए मिट्टी। बालुए, बालुए या रेतीली मिट्टी, रेतीली, रेतीली मिट्टी स्थित। कहाँ पे? थार के मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बालुए या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो छोटी छोटी चीजें हैं एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं और अपन क्या है उनको गलत कर देते हैं। तो यहाँ की जो आपको ध्यान रखना, जो अपन, और ये कैसा युग है? युग की बात पूछे, युग कैसा युग है? प्लोस्टी, क्या है? प्लोटी यानी प्लीस्टोसिन काल है। कैसा है? प्लीस्टोसिन काल। एक मिनट, प्लीस्टोसिन काल कैसा काल है? प्लीस्टोसिन काल हिमयुग। कैसा है ये? हिमयुग, या इसको आप नवजीवी भी बोलते हैं। नवजीवी युक्त, नवजीवी युक्त भी कहा जाता है। किसको? थार के मरुस्थल को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, थार के मरुस्थल में जो भाग हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना कि राजस्थान का न्यूनतम घनत्व पाया जाता है, या राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व, जन
न्यूनतम जनघनत्व पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व एवं जैव विभिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विभिन्नताएं पाई जाती, जैव विभिन्नताएं पाई जाती। अगर आपको यहां से प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या प्रश्न पूछते हैं कि इसका थार का मरुस्थल का ढाल किस तरह से, तो ध्यान रखना जो ढाल इसका है, जो अपन राजस्थान का ये नक्शा है, थोड़ा समझने के लिए, ये राजस्थान है अपने, ये ढाल किस तरह से, ये इधर किस तरह से है, ये ढाल कौन सा ढाल है? ये उत्तरी पूर्वी मरुस्थल, उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी, कैसा है ये? दक्षिणी पश्चिमी इसका ढाल है। अगर एग्जाम प्रश्न पूछेगा कि जो राजस्थान के थार का मरुस्थल है वो किस तरह से इसका ढाल है, तो ढाल पूछे तो ढाल ध्यान रखना ये उत्तरी पश्चिमी, कैसा है ये? उत्तरी पूर्वी से दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी विस्तार, कैसा है यहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी का ढाल है। तो आप ध्यान रखना ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं, ये ढाल वाला तो बहुत प्रश्न पूछा है कि जो थार का मरुस्थल है उसका ढाल किस तरह से है, तो ढाल ध्यान रखना ये ढाल किस तरह से, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना जो अपन इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं, और अपन पूछे जो समुद्र तल से, किसका? थार का मरुस्थल है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई किस तरह से, औसत ऊंचाई पूछी जाती है। तो ध्यान रखना जो अपन दक्षिणी पश्चिमी जो औसत ऊंचाई पूछे, जो उत्तरी दक्षिणी में है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर। कितनी है ये? 300 मीटर है। और दक्षिणी पश्चिमी पूछे तो ये 150 मीटर है। कितनी है ये? 150 मीटर, 150 मीटर है। कितनी है ये? 150 मीटर। तो कैसे बताओगे आप? आपको पूछे कि उत्तरी पश्चिमी है जिसकी ऊंचाई मीटर से दक्षिणी पश्चिमी 150 मीटर, और यहां से ही समुद्र तल वाला भाग है वो दक्षिण का भाग है। सबसे कम मरुस्थल, कम ऊंचाई वाला भाग पूछे तो भाग कौन सा है? दक्षिणी भाग। कौन सा है ये? दक्षिणी भाग। तो दक्षिण का एरिया है वो भाग ए सबसे कम नीचा है। तो ध्यान रखना यहां से प्रश्न पूछे तो ये अपना प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ी बातें ध्यान रखना। दक्षिणी भाग सबसे ऊंचाई यहाँ पे कम होती है। एक अपन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर
ईश्वरी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा 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 कि थार का मरुस्थल क्या है, थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल को रुद्र प्रदेश का, क्या कहा है, रुद्र प्रदेश, थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश, रुक्ष प्रदेश कहा। किसने कहा था ये कहने वाला डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद था। और एक चीनी यात्री है, कौन आए थे, चीनी यात्री हैंसांग, चीनी यात्री हैंसांग ने थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को, थार के मरुस्थल को गुजरातरा कहा। क्या कहा था, गुजरातरा कहा। तो डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन था, जो हैंसांग था, जो चीनी यात्री था, जो भारत आए, जो थार के मरुस्थल को उन्होंने देखा और उन्होंने नाम क्या दे दिया, उन्होंने कहा ये एक गुजरातरा शब्द है। क्या ये एक गुजरातरा शब्द दे दिया गया। तो आप ध्यान रखना, जो थार के मरुस्थल के बारे में पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है। संपूर्ण थार का मरुस्थल, अगर प्रश्न पूछ ले कि संपूर्ण थार का मरुस्थल संपूर्ण थार का मरुस्थल का 62%, कितना परसेंट, 62% अकेला राजस्थान में स्थित है। कहाँ है ये, अकेला राजस्थान में इसका विस्तार है, अकेला राजस्थान में है, अकेला राजस्थान में विस्तार है। अगर आपको ध्यान रखना, थार के मरुस्थल में जो चीजें थी मैंने बता रहा हूं, यहाँ पे आपको अपनी पेन कॉपी नोट करके सारे है ना अपने एक एक चैप्टर को पढ़ना है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना एवं थार यानी रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण। क्या है, मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च कहलाता है, मार्च कहलाता है। तो ध्यान रखना कि जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा, जो थार का मरुस्थल को रुद्र प्रदेश के कहा था, किसके लिए, थार के मरुस्थल के लिए। चीनी यात्री हैंसांग आए थे, उन्होंने थार के मरुस्थल को गुजरात शब्द दे दिया। फिर संपूर्ण थार का मरुस्थल का 62% अकेला राजस्थान में विस्तार है। कितना है, 62% सेम है जो राजस्थान में विस्तार है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, जो राजस्थान में आगे बढ़ रहा है
तो ध्यान रखना, जो आगे बढ़ रहा है या मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण या रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। और ये मार्च सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? इसके लिए प्रसिद्ध है नाच, कौन सा है? नाचना गांव, जो ऊंटों के लिए प्रसिद्ध भी है। जो नाचना गांव है वो जैसलमेर में स्थित है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा याद देखो, नोट लगा के देखना। जो अपने राजस्थान बढ़ रहा है, इसके लिए नाचना गांव, कौन सा गांव है ये? नाचना गांव। कैसा गांव है? नाचना। नाचना गांव जो कहां स्थित है? जैसलमेर। यहां से है ना जमीन मार्च कर रही है, यानी हवा के द्वारा ये क्या है, इधर से पुरवाएं आती रह रही हैं और इस तरह से ये बढ़ती जा रही है। कैसी है? ये बढ़ती हुई जा रही है। एक ध्यान रखना, जो थार का मरुस्थल अपना आगे बढ़ता जा रहा है, जो थार के मरुस्थल को दो भागों में भी बांटते हैं। एक तो 25 सेंटीमीटर रेखा है, कौन सी है? पश्चिमी। एक अपन मैं बताता हूं आप, ये राजस्थान, ये अपना राजस्थान है। जो राजस्थान का ये मैंने शुरू से बताया था, ये 25 सेंटीमीटर। और ये बाघ, और ये बाघ जो अपना है, जो थार का मरुस्थल का बाघ है। और ये अरावली का भाग, कौन सा? ये अरावली का। और ये बाघ अपना थार, जो हाड़ौती प्रदेश है उससे संबंधित, और ये पूरी मैदानी का भाग है। तो अपन कहा है, इसको समझने की कोशिश करना। किसको? अपने इसको। ये अपने 25 सेंटीमीटर, कितने? 25 सेंटीमीटर। और ये 50 सेंटीमीटर थार का मरुस्थल है। जो दो भाग बता रखे हैं, जो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, दो भाग है। तो ध्यान रखना, इस भाग को इसको शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। किसको? शुष्क प्रदेश के, शुष्क प्रदेश है। और जो अपना बच गया है ये वाला भाग, जो ये भाग अपना है, जो अर्ध शुष्क प्रदेश। कैसा है ये? अर्ध शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश ये अपना, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत ध्यान अपने जो जैसलमेर जिला है, कौन सा? ये जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले का भी समभाग, कौन सा? समगांव। समगांव है वो भी, इसका सबसे ज्यादा कम बारिश सबसे कम होती कहाँ पे है? सम के समगांव है, वहां पे सबसे कम बारिश होने के कारण ये सम सेंटीमीटर में जो शुष्क प्रदेश है, एक अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत शुष्क प्रदेश में कौन कौन से? जैसे जैसलमेर, संपूर्ण रूप से जैसलमेर है जिला। और थोड़े थोड़े जैसे फलोदी का भाग आ गया, जोधपुर का भी पश्चिमी भाग आ गया, जैसे बालोदा का उत्तरी भाग है। और बीकानेर है, बीकानेर का इधर कौन सा? जो बीकानेर का है पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। जो ये भाग है, जो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आ रहे हैं। और 25 सेंटीमीटर रेखा है, दो भागों में बांट रही है। जो अपन जो 25 सेंटीमीटर रेखा है, आपको डायरेक्ट में प्रश्न पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना, दो भाग। कितने हैं ये? दो भाग। जो पहला भाग बांट रखा है इन्होंने, किस भाग में बांट रखा है? शुष्क प्रदेश।
शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश में बांट रखा है। और दूसरा भाग कौन सा अपना, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत दो भाग में बांटा हुआ। फिर अपन करते हैं जो 50 सेंटीमीटर रेखा है, इनको भी दो भाग है। एक अर्ध शुष्क हो गया जो प्रदेश था, और 50 सेंटीमीटर रेखा कैसी है, जो 50 सेंटीमीटर रेखा है, इनके ध्यान रखना, जो 50 सेंटीमीटर रेखा, पचास सेंटीमीटर रेखा, रेखा को भी कितने भागों में बांटा है, दो भाग। इसके भी दो भागों में विस्तार कर रखा है। कैसे, तो ध्यान रखना, जो अपने या समझ ले नक्शे में, जो ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, कौन सी, ये अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली, अरावली पर्वतमाला है। और इधर का अपना जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, कौन सा, मरुस्थल का, जो अपने ये मरुस्थल भाग है, जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल है, जो पश्चिमी मरुस्थल का कौन सा भाग, पश्चिमी मरुस्थल का पूरी भाग, कौन सा, ये पश्चिमी मरुस्थल का पूरी भाग, कैसा है ये, पूरी भाग। और अरावली का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग, दो भाग कर, पहला भाग कौन सा कर रखा है, जो 50 सेंटीमीटर के अंतर्गत डिवाइड कर रखे हैं, उनके अलग अलग जिले भी हैं। तो आप ध्यान रखना, 50 सेंटीमीटर से अधिक से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और जो 50 सेंटीमीटर है, जो अपन ध्यान रखना, जो पश्चिमी मरुस्थल है, उसका कौन सा भाग है, अपना पूरी भाग है। और पश्चिमी अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग कैसा है, जैसे पश्चिमी मरुस्थल का पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। और कौन सा, अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी भाग, कैसा भाग है, ये पश्चिमी भाग। ये 50 सेंटीमीटर रेखा है, इनको दो भागों में विभाजित कर रही है, दो भागों में विभाजित कर। तो यहां से अपन को कहीं से भी ये प्रश्न पूछे तो आपको है ना गलत नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें खनिज पूछ ले, क्या पूछ ले, खनिज। तो खनिज ध्यान रखना, या अधात्विक खनिज पाए जाते, कैसे पाए जाते हैं, अधात्विक, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक में कौन से, जैसे चुना पत्थर, क्या है, चुना पत्थर, क्या है, चुना पत्थर। और जिप्सम, क्या है, जिप्सम, ये पाए जाते हैं कहाँ है, अधात्वीय खनिजों में के अंतर्गत। जब आपको ये प्रश्न पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना, अधात्वीय खनिज में कौन से, जिप्सम पाया जाता है। और सामान्य से अधिक, जब सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है, क्या है,
सामान्य मरुस्थल सामान्य से अधिक सामान्य से क्या है, सामान्य से अधिक वर्षा होने पर, सामान्य से अधिक होने पर बाढ़ आना, बाढ़ आना, ये कारण कौन सा है आपको ध्यान रखना। तो ये है ना, कारण कौन से हैं, कारण ध्यान रखना इसका, कारण पूछा जाता है तो कारण होता है भूगर्भ में जिप्सम, इसमें भूगर्भ में भूगर्भ में जिप्सम का अभाव के कारण, किसका, भूगर्भ में जिप्सम का अभाव। तो ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि जब सहारा के मरुस्थल में सामने से अधिक जब वर्षा होने पर बाढ़ क्यों आती है, तो आने का कारण क्या है, भूगर्भ में जिप्सम का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इसके प्रमाण भी मिले हैं। प्रमाण कैसे, जो कसाब है, क्या है, कवास आया, सॉरी कवास है जो बाड़मेर में पड़ा है, बाड़मेर में आए या बाढ़ आई थी, कब आई थी, तो ध्यान रखना कसाब है 2006 में, कब की बात है, 2006 में कवास, कवास कहाँ पड़ रहा है, ये बाड़मेर में, बाढ़ में पड़ रही, या बाढ़ का आना, क्या आई थी, बाढ़ आई, बाढ़ का आना। फिर 2012 की बात है, 2012 में, कब की बात है, 2012 में, 2012 में भी सांचौर क्षेत्र है, जैसे ध्यान रखना सांचौर है और गुंडा मलानी, क्या है, सांचौर गुंडा मलानी मनाली में भी बाढ़ आई थी। और 2022, जब 2022 में भी, कहा 2022 में जोधपुर में भी बाढ़ की संभावना हुई, कहाँ हुई थी, जोधपुर। और 2023 में, 23 में देखो सांचौर है, सांचौर में भी आई थी जो जालोर में पड़ता है, जोधपुर, सांचौर जोधपुर है, गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है। यहाँ पे क्या आई, बाढ़ आई थी, क्या आई थी यहाँ पे, क्या है, जोधपुर सांचौर है, हनुमानगढ़, याद रखने के लिए थोड़ा देख लो, जैसे गंगानगर है और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, यहाँ पे क्या है, बाढ़ के अवशेष आए थे, क्या आए थे, बाढ़ आए थे। अपन को पूछ ले कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ में थार के मरुस्थल की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूछे तो यहाँ कृषि भी है, कैसी है अर्थव्यवस्था, कैसी है, कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन किया जाता है। आर के मरुस्थल में जो रेगिस्तान में लोग रह रहे हैं वो किसकी कृषि कर रहे हैं, कृषि करते हैं, और ये अधिकतर ज्यादा कृषि पे ध्यान देते हैं और पशुपालन भी करते हैं। और जो कृषि कर रहे हैं, कृषि के बारे में ध्यान रखो, तो कृषि है, कैसी कृषि की जा रही है यहाँ पे, चक्रीय कृषि हो रही, कैसी हो रही है, चक्रीय कृषि। किस तरह की कृषि है यहाँ पे, चक्रीय कृषि, कैसी है ये,
चक्रीय कृषि है या विरल कृषि भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? विरल कृषि भी, विरल कृषि भी क्या बोलते हैं? चक्रीय कृषि या विरल कृषि भी बोलते हैं इसको। जो कृषि का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अधिक कहाँ पे है? जनसंख्या या कृषि का क्षेत्रफल अधिक एवं जनसंख्या अपने घनत्व कम होता है। यहाँ पे कृषि का क्षेत्र में कृषि का क्षेत्र कम कम प्लस जनसंख्या है अधिक। अधिक कैसे? कि यहाँ कृषि का क्षेत्रफल तो कम है पर जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा ध्यान रखना, जो अपनी जनसंख्या है कृषि का क्षेत्रफल अधिक, कैसा है ये? अधिक है। और जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। ये यहां से देखना, यहां से या भूमि में उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मूंग और मोठ बोए जाते हैं। क्या है? भूमि उत्पादन क्षमता क्षमता को बढ़ाने के लिए मूंग मोठ, क्या है? मोठ की फसल बोते, बोते। तो ध्यान रखना, यह आदमी भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसकी? मूंग और मोठ की फसल का किया जाता है। किसका किया जाता है? मूंग और मोठ का फसल अधिकतर ज्यादा की जाती है। ये आपने सर्वाधिक पूछे तो ध्यान रखना, सर्वाधिक फसल है सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक जो कौन सी खरीफ की फसल बोते हैं, किसकी सर्वाधिक है? अपन खरीफ की फसल, खरीफ की फसल अधिकतर ज्यादा कौन सी फसल बोते हैं अपन? हार के मौसम में खरीफ की फसल अधिकतर ज्यादा बोते हैं, जैसे बाजरा है, मूंग है, मोठ है, सेना, ये अधिकतर ज्यादा रेगिस्तान में इनकी फसल की जाती है। भूमि उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं। या सर्वाधिक ज्यादा किसकी फसल हो रही है? अपने मूंग और मोठ की फसल भी अधिकतर होती है। और उत्पादन में आज भी है ना, बाजरा जोधपुर क्षेत्र है सबसे ज्यादा बढ़ के हैं। और मूंगफली के उत्पादन में जैसे बीकानेर का क्षेत्र है वो अधिकतर ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कर रही है। कपास के जैसे हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले ऐसे हैं जहाँ कपास की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और अगर आपको यहाँ पूछें कि यहाँ की वनस्पति कैसी है, वनस्पति थार के मरुस्थल की वनस्पति, वनस्पति कैसी है? मरूद भी दे, कैसी है? मरूद, मरूद बीज, कैसी है? मरूद बीज, कैसी है? मरूद बीज।
मरुद बीज को क्या बोलते हैं? कांटेदार। क्या बोला जाता है? कांटेदार। कांटेदार है। कैसी है ये? कांटेदार है। इसे जाड़ी नुमा भी बोलते हैं। क्या है ये? जाड़ी नुमा। जाड़े नुमा भी बोलते हैं किसको? जो वनस्पति है मरुद भी रहे, अधिकतर ज्यादा कांटेदारी झाड़ियां पाई जाती हैं। सही ना? ये जाड़ी नुमा पूछे या कांटेदार पूछे या मरुदबीर पूछे, ये सारी है ना थार के मरुस्थल में पाई जाती है। कौन कौन से हैं? तो मरुस्थल में कौन कौन सी वनस्पति पूछ ले तो एग्जाम्पल पूछ ले, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, जैसे बबूल है, बबूल है, केर, बबूल, केर, खेजड़ी, बबूल, केर, खेजड़ी है, बेर, बेर है। तो आपको ध्यान रखना, बेर है, हांग है, क्या बोलते हैं? हांग है, हांग भी है, ऐसे है ना, गोर, हांग है, आंग, जैसे आंग इत्यादि, इत्यादि है ना, यहाँ पे फसलें वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? इत्यादि। या अपर्दन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अपर्दन। अपर्दन, अपर्दन किसके कारण हो रहा है? वायु का अपर्दन। किसका हो रहा है ये? वायु का अपर्दन। किसका हो रहा है? वायु का अपर्दन हो रहा है। कारण क्या है इसके? अगर आपको अपर्दन होने के कारण क्या पूछ ले तो कारण क्या बताना है? शुष्क प्रदेश। क्या है ये? शुष्क, शुष्क जलवायु होने के कारण। कैसी है यहाँ पे? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु पाई जाती है इसके कारण, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर कम वर्षा पाई जाती है। कैसी है? और वनस्पति कम है। कैसी है? वनस्पति कम पाई जाती है। शुष्क जलवायु क्योंकि कम वर्षा होती है, यहाँ पे कम वर्षा है, वनस्पति कम होती है। ये रेतीली, कैसी है? यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। रेतीली की मिट्टी के कारण, रेतीली मिट्टी के कारण भी। तो ध्यान रखना, ये किस किस के कारण से अपर्दन हो रहा है। जैसे कि वायु अपर्दन के कारण हो रहा है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वनस्पति मरुद्भिद कांटेदार है। कैसी वनस्पति? कैसी है? मरुद्भिद है, ये कांटेदार है, झाड़ी नुमा भी बोलते हैं इसको। और इसके एग्जाम्पल पूछ ले तो ध्यान रखना, बबूल है, केर है, खेजड़ी, बेर है, आंगे, ओके इत्यादि ये वृक्ष आते हैं। और ये कहाँ पे आते हैं? ये थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। अपर्दन किस कारण से हो रहा है? कि वायु का अपर्दन किसके कारण? वायु के अपर्दन के कारण हो रहा है। किस किस कारण से हो रहा है? कि शुष्क जलवायु प्रदेश पाई जाती है। क्या थार का मरुस्थल है शुष्क जलवायु में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कम वर्षा हो रही है, वनस्पति कम है, या रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाने के कारण यहाँ पे है ना कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ का होना यानी रेतीली मिट्टी का होना भी यहाँ की थार के मरुस्थल का कारण है। तो आप ध्यान रखना बच्चों लोग, मेरे यहाँ से जो थार के मरुस्थल का जो चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यू क्लास चलेंगी, इसका अभी थोड़ा से और बाकी है, वो पूरा मैं संपूर्ण क्लास कल या कल पूरी करवा देंगे, या इसका चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा करते जाएंगे। थार के मरुस्थल से जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, जो मैंने निश्चित रूप से मुझे लग रहा है यहाँ से एग्जाम से कोई बाहर नहीं आएंगे, इसलिए सब बच्चे अपन ध्यान पर इन क्लास को देखते हुए अपन को पढ़ना है। सही ना? पढ़ोगे तो सब कुछ होगा। कहते हैं कि कदम छोटे हो या बड़े रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलना रहना बहुत जरूरी है। यानी अपन को मंजिल पाना है
तो कुछ ना कुछ करना जरूरी है। दोस्तों आज अपन क्लास को यहीं विराम देते हैं, इसका नेक्स्ट भाग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।